सेनेटर अली ज़फ़र साहब, ज़रा मैं एक आपको क्लिप सुनवाना चाह रहा हूँ नवीद कमर साहब का। वो उन्होंने आज कौमी असम्बली में कुछ कहा है, ज़रा आप सुनें। यहाँ बार बार जजेस अपॉइंटमेंट की बात, क्या आपके मेंबर्स और हम इकट्ठे बैठ के ये गिला नहीं करते थे कि जो रोल पार्लियामेंट का होना चाहिए इन द सिलेक्शन? क्योंकि मुझे याद है हम सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अली जफर साहब होते थे उस जमाने में, एंड द कमेटी वेंट टू सी हिम एंड he fully endorsed our viewpoint कि जी there has to be a balance। मकसद ये कि there are many things जो कि पब्लिक डिमांड भी है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आपका जिक्र किया गया जब आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, तो क्या आप अभी भी एग्री करते हैं जो नवीद कमर साहब कह रहे थे? जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है कि अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर आप दुनिया को देखें तो वहाँ बड़ी इसमें प्रोग्रेस किया गया है, और ये नहीं हो सकता कि आप जो अपॉइंटमेंट है वही रखें जो जजेस की मर्जी है। आपको एक सिविल सोसाइटी का भी और एक पार्लियामेंट का भी रोल होता है, तो वो बड़ा ज़रूरी है वो अमेंडमेंट्स। लेकिन देखें, इशू इस वक्त ये नहीं था, ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसमें आप एक दो शायद अमेंडमेंट्स सही भी हों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर अमेंडमेंट गलत नहीं हो सकती या हर अमेंडमेंट की नीयत खराब नहीं हो सकती उसको करने की। लेकिन जिस तरह ये पैकेज आया, जिस तरह अभी तक ये छुपा हुआ है और उसको खुसर फुसर में बात की जा रही है कि क्या है क्या नहीं है, मेरी नज़र में हुआ ये था कि शायद हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हम ये नंबर्स ले लेंगे कि उन्होंने कहा कि हर चीज़ डाल दो, तो वो खिचड़ी से भी ज़्यादा बन गई। खिचड़ी तो फिर भी खाई जा सकती है, लेकिन कोई ऐसा ही चीज़ बन गई जो आप खा भी नहीं सकते थे। और इसलिए इनके अपने जो पार्टी के इनके जो माइती थे, जो अलायंस में थे, वो भी घबरा गए। और कल अगर मीटिंग में आप खैर वो कैमरा थी, लेकिन चूंकि मैं बैठा था तो मुझे तो इम्प्रेशन ये मिला कि जिस तरह पीपल्स पार्टी भी दो स्टेप्स पीछे चले गई है, और वो भी कह रहे हैं कि ये कई अमेंडमेंट्स ऐसी हैं, मसलन आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट्स भी कुछ थी, शायद जिक्र हुआ। फिर आर्टिकल 199 में कुछ अमेंडमेंट्स थी, जिक्र हुआ, जिसमें ये था कि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ जाए तो फिर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं शायद वो उसको टच भी नहीं कर सकते उस इशू को, वो फिर इशू सीधा मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा। ये इस किस्म की बातें भी सुनने में आई थी कि शायद उसमें डाल दी गई हैं। तो मेरा ख्याल है हर एक ने फिर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गया कि वो यकीनी तौर पे नाकाम ही होनी थी अमेंडमेंट्स। अगर ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करते, मसलन अपॉइंटमेंट की बात करते, तो शायद इतना बड़ा ह्यू एंड क्राई भी ना होता। तो जो मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे, मैं अभी भी उस पर बिल्कुल स्टैंड करता हूँ, कोई शक नहीं। एक बार वो सोच समझ के ही कहा था, और यही डिमांड है बार की बिल्कुल ये डिमांड है कि अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस जो है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि बेहतर से बेहतर जजेस आ सकें अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में। अच्छा, उमर अयूब साहब जो हैं, उन्होंने आज एक एंगल जो है वो उसको डिस्कस किया अपनी गुफ्तगू में। ज़रा सुने वो उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दूसरी कोर्ट बनाना चाहते हैं, और जिसका फ़ायदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ये देना चाह रहे हैं, और उसके नीचे ये एक पूरा एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अपने मनमानी कवानीन जो हैं और अपनी मनमानी फैसले वहाँ से कराएं। जी तारिक फजल चौधरी साहब, इसका कुछ आप जवाब देंगे कि बज़ाहिर एक तरफ आज़म नज़ीर तारड़ साहब बार बार कह चुके हैं कि काजी फायज साहब जो हैं वो एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये तो बात ठीक है कि एक्सटेंशन में एज ए चीफ जस्टिस एक्सटेंशन में वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उमर अयूब साहब का कहना है कि अब वो एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के तो वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। मीर साहब देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो किसी एक फ़र्द के लिए नहीं हो सकती। मैं पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि अफराद मैटर नहीं करते, इदारे मैटर करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। अब देखें, अली ज़फ़र साहब ने मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बात की है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस के हवाले से पूरी जो वकला फर्टर्निटी है वो इस बात पे बिल्कुल रजामंद है, और वो चाहते हैं कि इस अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार को
मज़ीद मौसर और फ़ाल बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, इसमें पार्लियामेंट का रोल हो, इसमें आपकी जो वकला की बार काउंसिल्स हैं उनका रोल हो, पाकिस्तान बार काउंसिल उसका नुमाइंदा बैठता है उसमें, सिविल सोसाइटी, यानी इसकी वो भी हिमायत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि इन अमेंडमेंट्स का हिस्सा हैं, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें जो आपके प्रोसिक्यूशन का तरीक़ाकार है, FIR दर्ज करने की बात है। मैंने तो उनसे मजाक में एक बात की थी कि जी वकला कहाँ खुश होंगे कि फ़ैसले जल्दी हों, लेकिन संजीदा बात यह है कि वकला इसमें बिल्कुल रजामंद हैं कि इस तरीक़ाकार को बेहतर बनाएं। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपने तकरीर में कहा, उन्होंने कहा कि 302 का एक मुकदमा, 4 बंदे उसमें सज़ा हुए, 2 हाई कोर्ट से बरी हो गए, हाई कोर्ट ने 2 को दे दी उम्र कैद, और वो उसके बाद मैंने अपील की, 9 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अपना अपील सुनी नहीं गई, वो बंदे 8 साल सज़ा काट के बाहर आ गए हैं। अब कल अपील लगती है और सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर देती है, तो मुझे बताएं वो 8 साल किस खुशी में जेल काटे उन्होंने, और अगर सजाए मौत होती तो बात और थी। लेकिन तो मेरा सवाल, सब चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है काजी फाइज ईसा साहब के बारे में। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने का मकसद उनको 3 साल के लिए एक नई कतई तौर पे कुर्सी पे बिठाना है? कतई तौर पे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का मकसद ये है कि मैं बड़े अदब से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अगर आप देखें कि जो मुकदमात वहाँ पे सुने गए हैं, पिछले पूरे 1 साल की लिस्ट निकालें, आपको 80% आपको ये मुकदमात नज़र आएंगे कि जिसमें TV पे टिकर्स बनते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं, टकाटक हो रही होती है। आपको ये मुकदमात जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, 302, डकैती, रेप केसेस, फलां और बहुत सारे केसेस, बिजनेस रिलेटेड केसेस हैं, वो नहीं सुने जाते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो केसेस सुनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे, और ये कोर्ट जो होगी सुप्रीम कोर्ट एज इट इज़ विद द सेम पावर्स, विद द सेम नेम, विद द सेम। तो लेकिन वहाँ पे देखें ना, उसमें वो केसेस होंगे जो पब्लिक रिलेटेड हैं, जो लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच बूझ के लगे हुए हैं कि हमारे तो ये जो रिजर्व सीटों जैसे केस है ये काजी फाइज ईसा साहब सुनेंगे? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि काजी फाइज ईसा साहब सुनेंगे। अगर मैंने आपको कहा है कि इसकी एक डिवीजन हो जाएगी कि उसमें वो केसेस जिनका एक आम आदमी की ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं है वो अलग अदालत सुनेगी, और ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है ये यही काम करेगी जो ये कर रही है। ये गलत बात है कि इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा। या इसको कुछ और चेंजेस कर रहे हैं, ये टोटली एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। और अगर अली ज़फ़र साहब जैसे संजीदा लोग वो लीड लें, लेकिन इन जैसे संजीदा लोगों का PTI में लीड लेने का मौका ही नहीं दिया जाता। वह उमर अयूब साहब हैं, वो टल्ले मारी जा रहे हैं, कोई टेक्निकल बात देखें, इस पे बात करें, कंटेंट पे, इसके कंटेंट पे बात करें। वैसे मैं आपको मेरी जलसों की तकरीरें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं होती, जलसों की तकरीरें, आप कंटेंट पे बात करें। अच्छा चलें, अच्छा शायद हम मानेंगे, मैं ये भी एक जुमला ऐड कर लूँ कि अगर ये इस कंटेंट में कुछ बेहतरी के लिए बात करेंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, अली ज़फ़र साहब आएँ, बैरिस्टर गौर बैठें और इसके ऊपर अगर वो बेहतर तजवीज़ लेके आएँ, हम बिल्कुल उसे एक्सेप्ट करेंगे। आपने भी थोड़ी देर पहले शाहिदा साहबा कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बननी चाहिए। अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार बेहतर होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि आपकी जमात और अली ज़फ़र साहब की जमात जो है कुछ चीज़ों पर तो वो एग्री हैं, वो समझते हैं कि ये होना चाहिए। क्या सिर्फ टाइमिंग जो है वो एक इशू है कि इतनी उजलत जो दिखाई गई है उसकी वजह से सारा काम मशकूक हो गया? जी बिल्कुल एग्जैक्टली जो आजकल के हालात है जो उसमें हम देख रहे हैं, सिर्फ जजेस के हवाले से नहीं बल्कि आप 63A को ले लें, 51 को ले लें, इसी तरह इलेक्शन कमीशन के जो CAC है, मतलब चीफ का है इलेक्शन सिलेक्शन, और जो मेंबर्स का है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। अब अगर हम इसकी टेक्निकलिटी में जाएं, या हम कहते हैं इंतज़ामी ढांचा है, तो वो तो बिल्कुल कुछ पे हम ख़ुद भी चाहेंगे कि वो हो, लेकिन ये चीज़ें हैं कि ये ड्राफ्ट का जो चेंज है और जो इसमें चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डाली गई हैं जिससे के साथ हम मुत्तफ़िक नहीं हो सकते। तो वो उन चीज़ों को देख के फिर डेफिनेटली ये ख़तरा लगता है कि ये बजाय ये कि हालात जो हैं या इस्लाहात की बजाय ये ख़राबी की तरफ ना जाएं, कहीं हम पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी पे फर्दर कोई ऐसी कारी ज़ब्र ना लगा दें कि कल हमारे गले में ये चीज़ें फ़िट हों कि जो कराई जा रही हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता। मैं जो ख़ुद महसूस कर चुकी हूँ, कोई भी दिल से इन चीज़ों को नहीं करता। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आ जाएं, हम खुद टेबल टॉक भी करें, हम वो रिफॉर्म्स ले आएँ। अब आप जिस तरह, मैं ख़ुद पार्लिमानी कमेटी की मेंबर रही थी जब ये सिलेक्शन ऑफ द CAC हो रहा था और मेंबर्स ऑफ द कमीशन थे इलेक्शन कमीशन के,
तो आखिर में फिर एक डेडलॉक आ गया था। दोनों पार्टियां जो है वो किसी सूरत राज़ी नहीं हो रही थी, आपके नॉलेज में भी होगा, और कोई 17 महीने तक इलेक्शन कमीशन जो है वो इनकम्प्लीट रहा। तो जो भी वहाँ पे अपीलें थी, दरख्वास्त, वो सारा मतलब डोरमेंट था, वो एक्टिव नहीं था। अब ये है कि इसमें कानून साइलेंट है। जहाँ पे डेडलॉक है तो हाउ वी कैन रिमूव दिस, या किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं। हम एग्री करते हैं, वो आ जाएं, बात कर लेंगे कि किसको फर्दर ये करना चाहिए, या बैक टू पीएम या फर्दर इसमें कोई जुडिशरी का भी किरदार। आपने फरमाया कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात, अब ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस है, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ और एंड इवन हाई कोर्ट, अब इसमें पार्लियामेंट के किरदार को मज़ीद स्ट्रेंथन करने की बात हम कर रहे हैं। इसे मज़ीद पार्लियामेंट के किरदार को फाल बनाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त वो जो अपॉइंटमेंट कमेटी में जो पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं उनका रोल ज़ीरो है, ज़ीरो। वो सिर्फ दस्तखत करने जाते हैं, ना भी करें तब भी जज अपनी मर्जी से आ जाते हैं। और जजेस जो हैं वो उनको इंटरव्यू देने की जहमत भी गवारा नहीं करते, उनकी हैसियत ही कोई नहीं है। पार्लियामेंटेरियन, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, कोई हैसियत ही नहीं है। ये बात तो ये सही कह रहे हैं ना, हम उनको इज्जत देने की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट। अली ज़फ़र साहब, इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो एक कमीशन है पार्लियामेंट के अरकान का, उसको बाख्तियार होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको रबड़ स्टैम्प के तौर पर ठप्पा लगा के फ़र्क कर दें। जी बिल्कुल, एक बड़ी गलत जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसकी वजह से उनको रबर स्टैंप बना दिया गया था। आइन का जो मकसद था कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का, वो रबर स्टैंप नहीं था। वो बाकायदा एक मुशावरत वाला सिस्टम था, कंसल्टेशन का सिस्टम था, जहां उनकी कोई से थी। लेकिन वो बहरहाल जजमेंट की वजह से हो गया था। लेकिन हामिद मीर साहब देखें, इशू ये नहीं है, अगर सिर्फ ये लेके आ रहे होते अमेंडमेंट अपॉइंटमेंट के बारे में, तो फिर शायद ये इतना बड़ा इशू ही ना बनता। ये शायद हम खामोश ही रहते इस मामले में और ये अमेंडमेंट हो जाती। लेकिन ये तो पैकेज, ये तो एक चीज है ना, सिर्फ अपॉइंटमेंट वाली जी, जो अच्छी है। इसमें बहुत सारी भी अच्छी हैं, बाकी सारी भी अच्छी हैं। अच्छा, उस पे बात करते हैं।